नमस्कार साथियों, हम भारत के भौतिक प्रदेश शुरू कर चुके थे और हमने भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत ये देख लिया था कि भारत के अंदर कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं। उनमें हमने सबसे पहले जो भौतिक प्रदेश जो पढ़ना शुरू किया था वो हमने पढ़ना शुरू किया था हिमालय। और हिमालय के बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था कि किस प्रकार हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, कहां से कहां तक इसका विस्तार है, क्या इसका आकार है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। उसके बाद हमने ट्रांस हिमालय को शुरू कर रखा था। तो हमने शुरू कर रखा था ट्रांस हिमालय ये हमने शुरू कर रखा था। हमने पूरा नहीं किया था, यहां पर हमने 2 श्रेणियां इसकी पढ़ ली थी। तो देखिए, ट्रांस हिमालय के बारे में हम बात करते हैं तो आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय ये हिमालय का भाग नहीं है, ये हिमालय का भाग नहीं है। दोस्तों, आप साथ साथ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, मैं सेंटेंस पूरा लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आप साथ साथ इसको नोट डाउन कर सके। ट्रांस हिमालय, इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ये हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए हमने जो श्रेणियां पढ़ी थी, 2 श्रेणी हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा क्या बच गया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ पे एक श्रेणी देखी थी और इस श्रेणी का नाम क्या था? इस श्रेणी का नाम था काराकोरम श्रेणी। क्या नाम था? तो काराकोरम श्रेणी। तो एक श्रेणी हमने ये पढ़ी थी, इसके नीचे फिर एक श्रेणी और पढ़ी थी और इस श्रेणी का नाम था लद्दाख श्रेणी। क्या नाम था? लद्दाख श्रेणी। एक ये श्रेणी हमने पढ़ी थी। इसके नीचे एक श्रेणी और है जो ट्रांस हिमालय का ही भाग है। ये क्रम है इसका उत्तर से दक्षिण की ओर और इस श्रेणी का नाम है जास्कर श्रेणी। कौन सी? जास्कर श्रेणी। तो ये 3 क्रम है इधर, है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इधर एक ट्रांस हिमालय का भाग और है, हालांकि ये तिब्बत के अंदर है और उस श्रेणी का नाम है कैलाश श्रेणी। ये तिब्बत में है, इसलिए हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कैलाश श्रेणी तिब्बत में है, बाकी हमें इसको इतना नहीं पढ़ना है। ये 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये क्रम है इस, और ये बहुत बार पूछा जाता है क्रम। इन पर्वत श्रेणियों का क्रम बहुत बार पूछा जाता है। ट्रिक आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। तीनों के पहले अक्षर को ले लीजिए और एक ट्रिक बनती है कालजा, है ना, बोलते हैं ना, पर कालजा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये 3 पर्वत श्रेणी है ट्रांस हिमालय की जो उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरह है फैली हुई हैं। तो ये तो इसका स्थिति थी इनकी। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो हम एक एक करके पढ़ चुके हैं काराकोरम और लद्दाख को। हमने काराकोरम पढ़ लिया है, लद्दाख को पढ़ लिया है। तो देखिए, सबसे पहले वापिस अपन रिवीजन करते हुए चलते हैं। सबसे पहले एक श्रेणी है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी, इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि काराकोरम श्रेणी है। इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि एक तो इसे महाभारत ग्रंथ में क्या कहा गया है? तो महाभारत ग्रंथ में इसे कहा गया है कृष्णगिरी। क्या कहा गया है? कृष्णगिरी। एक इसके बारे में हमने पढ़ा था कि काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया या फिर मध्य एशिया की रीढ़ कहते हैं। मध्य एशिया की रीढ़ कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया या मध्य एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है केटू और इसी का ही नाम है गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है? गॉडविन ऑस्टिन। ये पाक अधिकृत कश्मीर में है और इसकी
जो ऊंचाई है वो 8,611 मीटर है। और यह K2 ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है। जबकि भारत की सीमा के अंदर भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी आपको कौन सी बताई थी? कंचनजंगा। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है? तो पहली है माउंट एवरेस्ट, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जबकि दूसरी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है तो वो K2 है, जो पीओके के अंदर है, पाक अधिकृत कश्मीर में है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। तो ये काराकोरम श्रेणी के बारे में हम पढ़ चुके थे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, ले लिया होगा। चल, इसके अलावा काराकोरम श्रेणी में यहां पर कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं, कुछ हिमनद पाए जाते हैं। तो वो हिमनद देखिए कौन कौन से हैं। यहां पर कौन कौन से हिमनद पाए जाते हैं, या फिर इन इंग्लिश में कहते हैं ग्लेशियर। तो यहां पर जो पाए जाने वाले हिमनद या ग्लेशियर हैं काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत, उसमें एक है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। खूब इसके बारे में आप नाम सुन चुके हैं, सियाचिन ग्लेशियर। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। और ये सियाचिन ग्लेशियर कौन सी श्रेणी में है? तो ये काराकोरम श्रेणी में है। एक देखिए, इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। क्या नाम है? नुब्रा नदी। और ये नुब्रा नदी नुब्रा घाटी का निर्माण करती है। नुब्रा घाटी का निर्माण करती है। ये बहुत ही चर्चा में रहा था पीछे, आरएस में भी क्वेश्चन पूछा था नुब्रा घाटी के बारे में। तो ये नुब्रा घाटी है, ये सियाचिन ग्लेशियर, इसी ग्लेशियर से निकलने वाली नुब्रा नदी के द्वारा बनाई जाने वाली घाटी है नुब्रा घाटी। तो एक है सियाचिन ग्लेशियर जो काराकोरम श्रेणी के अंदर है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा यहां पर कौन सा ग्लेशियर है? तो एक है बाल्टोरा। कौन सा? बाल्टोरा। एक और है साल्टोरा। साल्टोरा। कौन सा? साल्टोरा। एक ग्लेशियर है यहां पर, एक ग्लेशियर है यहां पर हुंजा। हुंजा। और एक ग्लेशियर है यहां पर हिस्पार। हिस्पार। कौन सा? हिस्पार। तो ये कुछ ग्लेशियर हैं जो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत हैं। एक सियाचिन ग्लेशियर है जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यहां से एक नदी निकलती है नुब्रा नदी, जो नुब्रा घाटी का निर्माण करती है। इसके अलावा यहां पाए जाने वाले ग्लेशियर बाल्टोरा, साल्टोरा, हुंजा, हिस्पार। तो ये कुछ ग्लेशियर हैं जो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बताता हूं। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी कंप्लीट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये पीओके के अंदर इसका हिस्सा आता है, लेकिन पीओके को हम अपना मानते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो श्रेणी देखी थी हमने, 2 नंबर श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, वो थी लद्दाख श्रेणी। कौन सी? लद्दाख श्रेणी। इसके बारे में हमने कुछ बातें देखी थी। देखिए, लद्दाख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन का जवाब दो भैया। लद्दाख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लद्दाख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है लाख दर्रों का घर।
लाख दर्रों का घर, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है लद्दाख का। जो ये लद्दाख श्रेणी है हमने अभी देखी थी, काराकोरम श्रेणी के जस्ट दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है। इस श्रेणी के अंदर भी एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है राकापोस। कौन सी? राकापोस। और ये जो राकापोस है ये विश्व की, ये चोटी है, ये विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है, सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है, तीव्र ढाल वाली चोटी है, तीव्र ढाल वाली चोटी है। वो कौन सी है? राकापोस। इसलिए पूछ लेंगे राकापोस, या तो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो राकापोस है। और कौन सी श्रेणी में है? तो लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत है। कौन सी श्रेणी में है? लद्दाख श्रेणी में। तो लद्दाख श्रेणी, लद्दाख का अर्थ है लाख दर्रों का घर, और यहाँ राकापोस जो चोटी है वो विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसके बाद हमने इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इन दोनों श्रेणियों के बीच में हमने एक पठार भी पढ़ा था, और उस पठार का नाम क्या था? लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार। ये जो पठार है ये इन दोनों श्रेणियों के बीच में है, ठीक है ना। यानी इस तरह से है, ये ऊपर काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये नीचे लद्दाख श्रेणी, इनके बीच में एक पठार है और इस पठार को कहते हैं लद्दाख का पठार। ये जो लद्दाख का पठार है ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है, भारत का सबसे ऊंचा पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है? वो है लद्दाख का पठार। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 5400 मीटर। कितनी? 5400 मीटर, ठीक है। एक देखिए, यदि ये पूछ लिया जाए, ध्यान रखना कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तो ये पता होगा वैसे आपको। जवाब दो भाई, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है तिब्बत का पठार। कौन सा? तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। इसलिए लद्दाख के पठार को कहते हैं मिनी तिब्बत, छोटा तिब्बत, मिनी तिब्बत। तो मिनी तिब्बत के नाम से किसे जाना जाता है? लद्दाख के पठार को जाना जाता है। ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई 5400 मीटर है, 5400 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, इसीलिए लद्दाख के पठार को मिनी तिब्बत कहा जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर जो श्रेणी है उसके बारे में हमने चर्चा नहीं की थी, अब चर्चा करते हैं उसके बारे में। तो तीसरी जो श्रेणी है वो है जास्कर श्रेणी। कौन सी? जास्कर श्रेणी। ये ट्रांस हिमालय की तीसरी श्रेणी है, जास्कर श्रेणी। जैसे ये ऊपर है यहां पर लद्दाख श्रेणी, ये ऊपर लद्दाख श्रेणी है और इसके नीचे यहां पे एक श्रेणी है और इस श्रेणी का नाम क्या है? जास्कर श्रेणी। क्या नाम है? जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ये है जास्कर श्रेणी। ये जो जास्कर श्रेणी है और लद्दाख श्रेणी है, इनके बीच में से एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है सिंधु नदी, सिंधु नदी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि सिंधु नदी कौन कौन सी श्रेणियों के बीच बहती है? तो वो जास्कर, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में बहती है। ऊपर लद्दाख है, नीचे जास्कर है। और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी बनाई गई है लेह, वो इसी नदी के किनारे है लेह। ये लेह आपको पता है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान। तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान भारत में कौन सा है? लेह है। ये क्यों है? ये इसी कारण है कि ये दोनों जो श्रेणियां हैं इनके वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है ये लेह,
इसलिए यहाँ बारिश नहीं हो पाती। लेह, सिंधु नदी के किनारे स्थित लेह जो भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। ठीक है ना। एक ध्यान रखना, जब ये नदी आगे बहती है तो यहाँ पर एक गार्ज का निर्माण करती है, गहरे गार्ज का निर्माण करती है, और उस गार्ज का नाम है बुंजी गार्ज। क्या नाम है? बुंजी गार्ज। ये ध्यान रखना, विश्व का सबसे गहरा गार्ज है ये, विश्व का सबसे गहरा गार्ज। विश्व का सबसे गहरा गार्ज कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा गार्ज है वो बुंजी गार्ज है ना। और कौन सी नदी बनाती है ये गार्ज? तो सिंधु नदी बनाती है। ठीक है ना। तो ये जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में है। जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है सिंधु नदी। और ये जो नदी है, इस नदी के किनारे लेह है जो विश्व का भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। इसका कारण बता दिया कि ये इनके वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। एक यहाँ पर इसके द्वारा एक गोर्ज बनाया जाता है जो कि विश्व का सबसे गहरा गोर्ज। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन बन सकता है गोर्ज से संबंधित, कि विश्व का सबसे गहरा गोर्ज बुंजी गोर्ज, विश्व का सबसे गहरा गोर्ज बुंजी गोर्ज किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो सिंधु नदी के द्वारा बनाया जाता है। एक देखिए, जास्कर श्रेणी के अंदर ही यहां पर एक स्थान है द्रास। द्रास, ये द्रास क्या है इसके बारे में बताओ भैया, इसके बारे में आपको कमेंट करना है। द्रास, ये द्रास स्थान है, ये जास्कर श्रेणी के अंदर ही पड़ता है। ठीक है। तो ये क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है। इससे संबंधित क्या क्वेश्चन बनता है तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये हो गई जास्कर श्रेणी। क्लियर बात? तो इस तरह से ये ट्रांस हिमालय है वो कंप्लीट है। एक चौथी जो श्रेणी है वो कैलाश श्रेणी है, वो तिब्बत के अंदर है। अब देखिए, इसके बाद जो हिमालय की शुरुआत है वो अब होती है यहाँ पे, क्योंकि ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना। तो ये हिमालय की जो शुरुआत होती है वो अब होती है। और इसके अंतर्गत हमने देखा था कि 3 क्रमागत यहाँ पे श्रेणियां बनती हैं। एक श्रेणी बनती है जिसका नाम है महान हिमालय। महान हिमालय सबसे पहले इसी का निर्माण होता है, महान हिमालय। उसके बाद नीचे इसके मध्य या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, और 3 नंबर पे है उप हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय, उप हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। ये 3 श्रेणियां, ये भी इसी क्रम में है उत्तर से दक्षिण की ओर। इनमें सबसे पहले महान हिमालय का निर्माण होता है, फिर मध्य हिमालय का निर्माण होता है, फिर उप हिमालय का निर्माण होता है। चौथी हमने ट्रांस हिमालय पढ़ी, वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना। तो ये हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। इनकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। ठीक है ना। कि ये विश्व की सबसे नवीनतम युवा, विश्व की युवा नवीनतम मोड़दार या वलित पर्वतमाला है। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये इसकी विशेषता थी। इसके अलावा हिमालय का पालनहार किसे कहा था हमने? हिमालय का पालनहार किसे कहा था? बताओ भाई, कल ही बताया था। हिमालय का पालनहार, तो हिमालय का पालनहार कहा जाता है टेथिस सागर को। टेथिस सागर को क्यों कहते हैं? क्योंकि हिमालय का जो निर्माण है वो टेथिस सागर के अवशेष से ही हुआ था। टेथिस सागर के ऊपर उठने से नीचे भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों टकराई, तो टेथिस सागर का जो मलबा है वो ऊपर उठा। इस टेथिस सागर के अवशेष से ही हिमालय का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे हिमालय का पालनहार कहते हैं। बाकी हम चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार हिमालय का निर्माण हुआ था पिछले पार्ट के अंतर्गत। ठीक है। एक हमने इसके अलावा देखिए और कुछ विशेषताएं देखी थी। और विशेषताएं हमने क्या देखी थी कि उत्तर की ओर इसका जो ढाल है वो मंद है, जबकि दक्षिण की ओर इसका जो ढाल है वो तीव्र ढाल है। ये मंद ढाल उत्तर की ओर है, इसी कारण जो पर्वतारोही होते हैं वो उत्तर की ओर चढ़ना पसंद करते हैं, जबकि अधिकांश नदियां हैं वो तीव्र ढाल होने के कारण दक्षिण की ओर निकलती हैं। ठीक है ना। तो ये भी इसकी एक विशेषता थी। एक देखिए, एक विशेषता ये है
कि ये विश्व की सर्वोच्च पर्वतमाला है, विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वतमाला है वो कौन सी है, तो वो है हिमालय पर्वतमाला। एक देखिए विश्व की तीसरी लंबी पर्वतमाला है, तीसरी लंबी पर्वतमाला। तो तीसरी लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो वो भी हिमालय पर्वतमाला है। इसके अब बताइए ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो वो है एंडीज पर्वतमाला। और ये पड़ती कहां है, ये पड़ती है दक्षिण अमेरिका में। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला रॉकीज, और ये पड़ती है उत्तर अमेरिका में। और विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला तो वो कौन सी है, हिमालय। ठीक है, चौथी पूछे तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। तो ध्यान रखना विश्व की सर्वोच्च सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है, जबकि सबसे लंबी पर्वतमाला है वो एंडीज है, जबकि हिमालय है वो विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो आगे देखते हैं। एक देखिए हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो कब हुई है, किस काल में, किस महाकल्प में, किस युग में। तीन शब्द आते हैं, ध्यान रखना। देखिए यदि हम इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं कि हिमालय की जो उत्पत्ति है वो किस महाकल्प में हुई, तीन शब्द आते हैं। देखिए तीनों के बारे में समझाते हैं। किस महाकल्प में, किस कल्प या फिर काल में, किस कल्प या काल में, और किस युग में, किस युग में। ध्यान से समझना इसको, है ना। तीनों एक साथ भी आ सकते हैं कि हिमालय इस महाकल्प के, इस काल के, इस युग में इसका निर्माण हुआ। यदि महाकल्प, हालांकि ये बहुत लंबा टॉपिक है इसलिए हम उनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वो अलग से जब चर्चा करेंगे तब पढ़ेंगे। यदि महाकल्प की बात करें तो महाकल्प है सेनोजोइक। कौन सा, सेनोजोइक। सेनोजोइक जो महाकल्प है इसमें इसकी उत्पत्ति हुई। एक चीज ध्यान रखना, वर्तमान में जो महाकल्प चल रहा है वो भी सेनोजोइक महाकल्प है। कौन सा, सेनोजोइक महाकल्प। ये सेनोजोइक महाकल्प है, ये दो कल्प या काल में डिवाइड है। एक है तृतीयक कल्प या काल, और एक है चतुर्थक कल्प या काल। ठीक है, तो हिमालय की जो उत्पत्ति है वो महाकल्प में किसमें हुई है, सेनोजोइक महाकल्प में। यदि सेनोजोइक महाकल्प फिर दो कल्प में डिवाइड है, दो काल में डिवाइड है, एक तृतीयक और एक चतुर्थक। इन दोनों में किस कल्प में हिमालय की उत्पत्ति हुई, तो तृतीयक कल्प में। किसमें, तृतीयक कल्प में। ठीक है, सेनोजोइक महाकल्प के तृतीयक कल्प में। यदि वर्तमान में पूछ लिया जाए तो वर्तमान में ये चतुर्थ कल्प में, मतलब वर्तमान में जो कौन सा काल चल रहा है तो वो चल रहा है चतुर्थक काल। अब यदि हम युग की बात करें तो देखिए यहां की बात करें तो एक युग है पेलोसिन। कौन सा, पेलोसिन। एक है इयोसिन, एक है ओलिगोसिन, एक है मायोसिन, और एक है प्लायोसिन। ठीक है, देखिए वापिस समझना। जो सेनोजोइक महाकल्प है इसकी शुरुआत होती है 70 मिलियन वर्ष पूर्व से। 70 मिलियन वर्ष पूर्व से सेनोजोइक महाकल्प की शुरुआत होती है। हिमालय की जो उत्पत्ति है वो 70 से 60 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। ठीक है ना। सेनोजोइक महाकल्प की शुरुआत 70 मिलियन वर्ष पूर्व से हुई। तो देखिए इधर भी यहां शुरुआत हो रही है हिमालय की उत्पत्ति की 70,
इसका मतलब सेनोजोइक महाकल्प। कल्प महाकल्प कौन सा? सेनोजोइक। सेनोजोइक महाकल्प फिर दो कल्प में डिवाइड है, तृतीय कल्प और चतुर्थक कल्प। हिमालय की जो उत्पत्ति है वो तृतीय कल्प में हुई, जबकि वर्तमान में कौन सा कल्प चल रहा है? चतुर्थक कल्प। बात समझ में आ गई यहां तक? फिर देखिए तृतीय कल्प है वो 5 युग में पेलोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, इन 5 युग में डिवाइड है। तो हिमालय की उत्पत्ति कौन से युग में हुई? ये इयोसिन से लेकर ओलिगोसिन, यहां उत्पत्ति होती है महान हिमालय की। किसकी? महान हिमालय की। ये जो ओलिगोसिन से मायोसिन है, यहां होती है लघु हिमालय की उत्पत्ति। किसकी? लघु हिमालय की। और प्लायोसिन इसमें होती है शिवालिक की। इसमें किसकी होती है? शिवालिक की। बात समझ में आ गई कि हिमालय की उत्पत्ति सेनोजोइक महाकल्प के तृतीय काल में इयोसिन युग से प्लायोसिन युग तक इसका निर्माण हुआ, जिसमें महान हिमालय इयोसिन युग से ओलिगोसिन, लघु हिमालय ओलिगोसिन से मायोसिन और शिवालिक है ये प्लायोसिन में बना था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये अब देखिए वर्तमान में कौन सा युग चल रहा है? तो वर्तमान में कल्प कौन सा चल रहा है? चतुर्थक कल्प। और चतुर्थक कल्प फिर दो युग में डिवाइड है, एक है प्लीस्टोसिन, एक है प्लीस्टोसिन और एक है होलोसिन। तो वर्तमान में जो युग चल रहा है वो चल रहा है होलोसिन। ये बात समझ में आ गई होगी। तो वापस रिपीट कर रहा हूं कि हिमालय की उत्पत्ति 70 से 60 मिलियन वर्ष पूर्व सेनोजोइक महाकल्प के तृतीय काल में इयोसिन युग से प्लायोसिन युग तक इसकी उत्पत्ति हुई थी। बात क्लियर है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिटा दे इसको। नेक्स्ट देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हिमालय पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं महान हिमालय की। किसकी? महान हिमालय की। ठीक है, महान हिमालय की। ट्रांस हिमालय हम पढ़ चुके हैं जो कि हिमालय का भाग नहीं है। ये जो महान हिमालय है इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि ये शुरू कहां से होता है और कहां तक है ये। तो यहां देखिए एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम है नंगा पर्वत, और ये पड़ता कहां है? ये पड़ता है पीओके में। कहां पड़ता है? पीओके में। इसकी जो ऊंचाई है वो 8,126 मीटर है। 8,126 मीटर है। यहां से महान हिमालय की शुरुआत होती है और ये है कहां तक? ये है यहां तक। यहां एक चोटी है जिसका नाम है नामचा बरुआ पर्वत। क्या नाम है? नामचा बरुआ पर्वत। नामचा बरुआ पर्वत। ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ये कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 7,757 मीटर। 7,757 मीटर। तो महान हिमालय नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ पर्वत तक फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी जो कुल लंबाई की यदि हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर। कितनी? 2400 किलोमीटर। बात यहां तक समझ में आ गई। अब देखिए महान हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं, उनकी यदि हम बात करते हैं तो प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए महान हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं। प्रमुख है चोटियां, प्रमुख चोटी। तो पहले हम एक एक चोटी की बात करते हैं, फिर इसको थोड़ा मैप में दर्शाएंगे हम। देखिए इसकी प्रमुख चोटी कौन सी है। एक मिनट इसको मिटा देते हैं। यदि हम इसकी चोटियों की बात करें तो देखिए इसकी चोटी कौन कौन सी है। पहले हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं इस पर्वत श्रेणी के अंदर। यहां से इसकी शुरुआत होती है आगे तक नामचा बरुआ पर्वत। यहां ये पर्वत है सबसे पहले, ये कौन सा है? नंगा पर्वत। कौन सा? नंगा पर्वत।
ठीक है, ये कहाँ है, तो ये है पीओके में। तो एक तो महान हिमालय की चोटी हो गई नंगा पर्वत। फिर आगे चलते हैं तो यहां एक चोटी है और इसका नाम है बंदरपूछ। क्या नाम है, बंदरपूछ। फिर आगे चलते हैं तो यहां एक चोटी है जिसका नाम है कामेत। क्या नाम है, कामेत। ठीक है, फिर आगे चलते हैं तो यहां एक चोटी है जिसका नाम है त्रिशूल। क्या नाम है, त्रिशूल। ये क्रम है इस तरह से, इधर पहले बंदरपूछ, फिर कामेत, फिर त्रिशूल। ये महान हिमालय की चोटियां हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं तो यहां एक चोटी है जिसका नाम है केदारनाथ। क्या नाम है, केदारनाथ। इसके आगे चलते हैं तो यहां एक चोटी है जिसका नाम है बद्रीनाथ। क्या नाम है, बद्रीनाथ। और फिर एक यहां चोटी है जिसका नाम है नंदा देवी। क्या नाम है, नंदा देवी। ठीक है, तो यानी यहां पर ये जो इतनी चोटियां हैं टोटल, ये टोटल चोटियां, ये सब की सब चोटियां हैं उत्तराखंड में। कहां पे, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन सी चोटियां, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, ये ऐसे क्रम से है, ये इधर पश्चिम से पूर्व की ओर बंदरपूछ, फिर कामेत, फिर त्रिशूल, उसके बाद केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर नंदा देवी। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, बंदरपूछ, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। ये सब चोटियां उत्तराखंड राज्य में है। बहुत बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी चोटी महान हिमालय की नहीं है ना, इनमें से 3 दे देंगे, एक कोई अन्य दे देंगे। या डायरेक्ट पूछ लेंगे केदारनाथ चोटी कहां है, उत्तराखंड, बद्रीनाथ कहां है, बंदरपूछ कहां है, नंदा देवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक बार मैप के अंदर सिर्फ हम इसको दर्शा रहे हैं। इसके आगे जब हम चलते हैं तो यहां नेपाल में कुछ चोटियां हैं। एक चोटी यहां पे है जिसका नाम है अन्नपूर्णा। क्या नाम है, अन्नपूर्णा। फिर आगे एक चोटी है और इसका नाम है मनसालू। क्या नाम है, मनसालू। फिर एक यहां चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। फिर आगे एक चोटी है जिसका नाम है मक्कालू। क्या नाम है, मक्कालू। बीच में यहां एक चोटी और है जिसका नाम है धौलागिरी। धौलागिरी। क्या नाम है, धौलागिरी। धौलागिरी पर्वत चोटी है। धौलाधर एक पर्वत श्रेणी है, इसके बारे में अभी आपको कंफ्यूज दूर करेंगे। धौलागिरी, ये सारी की सारी जो चोटियां हैं टोटल, ये कहां पे हैं, तो ये टोटल है नेपाल के अंदर। कहां पे है, नेपाल में। बात समझ में आ गई। यानी नेपाल में, हालांकि हमें इतना ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ एक माउंट एवरेस्ट का ध्यान रखना है क्योंकि ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद सिक्किम के अंदर यहां एक चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है, कंचनजंगा। और लास्ट ये सिक्किम के अंदर है। कहां पे है, सिक्किम में। और लास्ट में हमने महान हिमालय को कहां तक देखा था, तो इसको हमने देखा था नामचा बरुआ पर्वत तक। और ये नामचा बरुआ पर्वत है कहां पे, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये प्रमुख चोटियां हैं महान हिमालय की। पीओके के अंदर नंगा पर्वत है, उत्तराखंड में बंदरपूछ, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। नेपाल के अंदर अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, मक्कालू, कंचनजंगा। सिक्किम के अंदर फिर नामचा बरुआ पर्वत अरुणाचल में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। चलो मिटा दे इसको। अब इसकी एक एक चोटी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, थोड़ी सी शेड डाल देते हैं, कम दिख रहा है। चलो, इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। महान हिमालय की प्रमुख है चोटियां। तो देखिए इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है
वो है इसकी चोटी माउंट एवरेस्ट। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट है कहां पे? ये नेपाल और चीन की सीमा पर है। मुख्य भाग इसका नेपाल में है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। एक ये ध्यान रखना कि इसे तिब्बत में क्या कहा जाता है? इस चोटी को बताइए, तिब्बत में इस चोटी को क्या कहा जाता है? चामुलांग। क्या कहा जाता है? चामुलांग। तिब्बत में इसे कहा जाता है चामुलांग। चामुलांग का अर्थ होता है ब्रह्मांड की देवी। और नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? तो नेपाल में इसे कहा जाता है सागर माथा। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? सागर माथा। तो ये माउंट एवरेस्ट है। ये महान हिमालय की प्रमुख चोटी है जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। तिब्बत में इसे चामुलांग कहा जाता है और नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो नेक्स्ट देखिए, जो इसकी प्रमुख चोटी है। पहली हो गई माउंट एवरेस्ट, नक्शे में हमने देख लिया था। एक इसकी चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। ये कंचनजंगा कहां पर है? तो ये सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम में। और इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। 8,598 मीटर। ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। भारत में सबसे ऊंची चोटी है तो वो कंचनजंगा है, जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो वो K2 थी। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ये कहां है? सिक्किम के अंदर। एक ये ध्यान रखना, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 थी, लेकिन वो ट्रांस हिमालय का भाग था। ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। तो हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचन। तो कंचनजंगा सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, जबकि हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिए, फिर इनका जो क्रम है उसको एक ट्रिक से पढ़ते हैं हम चोटियों के अंदर। ये दो क्रम हो गया। पहला हो गया माउंट एवरेस्ट, दूसरा हो गया कंचनजंगा। अब देखिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक में कुछ चोटियां हैं। ट्रिक है आलू DNA। क्या है? आलू DNA। आलू से है, तीसरी हो गई ना ऊंची, एक माउंट एवरेस्ट, दूसरी हो गई कंचनजंगा, तीसरी हो गई मकालू। कौन सी हो गई? मकालू। ये मकालू कहां पड़ती है? तो ये नेपाल में पड़ती है। इसकी ऊंचाई 8,481 मीटर है। ठीक है, अब इतना ध्यान मत रखना चाहिए, कोई खास नहीं है, उनका ध्यान रख लेना। फिर डी का मतलब क्या है? 4 नंबर पे डी है धौलागिरी। क्या है? धौलागिरी। और धौलागिरी कहां पड़ती है? तो धौलागिरी पड़ती है नेपाल व उत्तराखंड में। नेपाल व उत्तराखंड में, मुख्य रूप से नेपाल में। अब देखिए, एक तो धौलागिरी है, एक तो धौलागिरी है, और एक नाम आएगा धौलाधर। क्या नाम आएगा? धौलाधर। दोनों ही हिमालय के अंदर है। देखिए, धौलागिरी पड़ती है नेपाल में। धौलागिरी है, ये एक चोटी है, पर्वत चोटी है, जबकि धौलाधर है ये एक पर्वत श्रेणी है। क्या है? पर्वत श्रेणी है। एक बात तो ये ध्यान रखना, धौलागिरी नेपाल में है, जबकि धौलाधर है ये हिमाचल प्रदेश में है। ये कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना? यानी धौलागिरी है ये एक चोटी है, जबकि धौलाधर एक पर्वत श्रेणी है। धौलागिरी नेपाल में है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है। धौलागिरी किसकी है? तो ये महान हिमालय की चोटी है। किसकी है? महान हिमालय की चोटी है,
जबकि धौलाधर है ये लघु हिमालय की पर्वत श्रेणी है। ये क्या है? लघु हिमालय की पर्वत श्रेणी है। तो इन दोनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, धौलागिरी और धौलाधर, इसको एक ही समझ बैठते हैं कई बार। तो धौलागिरी है ये एक महान हिमालय की प्रमुख चोटी है जो नेपाल में है, जबकि धौलाधर है ये लघु हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है जो हिमाचल प्रदेश में है। तो आलू डी एन है ये 5वीं हो गई। ये है नंगा पर्वत। कौन सा? नंगा पर्वत। और ये नंगा पर्वत है ये पीओके के अंदर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। कितनी है? सॉरी 8126 मीटर। 8126 मीटर, है ना। उसके बाद है ए से अन्नपूर्णा। ए से अन्नपूर्णा, फिर है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, और ये अन्नपूर्णा कहां है? तो ये है नेपाल के अंदर। ये कहां है? नेपाल में। ठीक है, ये तो ट्रिक से हो गई 4 चोटियां। 2 पहले पढ़ ली हमने, 4 यहां पढ़ ली, टोटल 6 चोटियां हो गई। ये इनका क्रम हो गया। आप क्रम याद कर सकते हैं आराम से कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मक्कालू, धौलागिरी, फिर नंगा पर्वत, फिर अन्नपूर्णा, ये इनका क्रम है। इसके अलावा जो अन्य चोटियां बच गई जो भारत में है और जो महान हिमालय की चोटी है, तो एक चोटी है नंदा देवी। कौन सी? नंदा देवी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंदा देवी कहां है? तो ये उत्तराखंड में है। कहां है? उत्तराखंड में है। ध्यान रखना, भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये। भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जबकि भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तो वो कौन सी है? नंदा देवी है। कौन सी है? नंदा देवी है। इसकी ऊंचाई की यदि बात करें तो 7817 मीटर है। फिर इसके अलावा भारत में एक चोटी हम पढ़ चुके हैं, वो है नामचा बरुआ पर्वत। कौन सा? नामचा बरुआ पर्वत। और ये कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। 7756 मीटर। तो ये जो प्रमुख चोटियां हैं महान हिमालय की, यहाँ माउंट एवरेस्ट पढ़ी हमने, यहाँ कंचनजंगा पढ़ ली, मकालू जो नेपाल में है, धौलागिरी जो नेपाल में है, धौलाधर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, धौलागिरी और धौलाधर में, नंगा पर्वत पीओके में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में, भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, जबकि भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। फिर नामचा बरुआ पर्वत है अरुणाचल प्रदेश में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट, कमेंट आ रहे थे बार बार थोड़ा बड़ा लिखने की, इसलिए आज बड़ा लिखने की कोशिश की है। थोड़ी आदत कम है लेकिन लिखने की कोशिश की है फिर भी। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हमने चोटियां यानी हम महान हिमालय पढ़ रहे हैं, तो महान हिमालय के विस्तार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। महान हिमालय का हमने विस्तार पढ़ लिया। ठीक है, विस्तार पढ़ लिया हमने इसका, और इसकी हमने प्रमुख चोटियां पढ़ ली। इसकी प्रमुख चोटियां पढ़ ली। अब देखिए एक चीज ध्यान रखना कि ऊपर हमने यहां पढ़ा हमने ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस हिमालय। ठीक है, अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं यहाँ पे? ये है महान हिमालय। कौन सा? महान हिमालय। महान है हिमालय। इनके बीच में इनको अलग करने वाली जो भ्रंश कगार है उसका नाम क्या है? ट्रांस हिमालय महान हिमालय को अलग करने वाली, तो उसका नाम है इंडो सांगपो सच्चर जोन। इंडो सांगपो सच्चर जोन। ठीक है ना। ये किस को अलग करता है? महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करता है। एक बार हम सबको ही अलग करने वाले एक साथ पढ़ लेते हैं। फिर महान हिमालय के नीचे हमने क्या पढ़ा? क्या पढ़ेंगे हम? लघु हिमालय। लघु हिमालय, लघु हिमालय। तो लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाली जो कगार है उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT। ये कई बार शॉर्ट में आ जाता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किस को अलग कर रही है? महान हिमालय और लघु हिमालय को। इसके नीचे यहां पे क्या है? तो यहां पे है शिवालिक।
क्या है, शिवालिक हम पढ़ने वाले हैं। शिवालिक, इनको अलग कौन करता है, इनको अलग करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। यानी इंडो सांपोसर्चर जोन है वो ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है, जबकि मेन सेंट्रल थ्रस्ट है ये महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट है ये लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। ठीक है ना, तो इनके बारे में ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछते हैं ये क्वेश्चन। इंडो सांपोसर्चर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए, इसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो कुछ घाटियां पाई जाती हैं, कुछ घाटियां पाई जाती हैं। वो घाटियां कहां पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती हैं, कुछ घाटियां पाई जाती हैं, कुछ घाटियां पाई जाती हैं। और ये घाटियां पाई कहां जाती हैं, ये पाई जाती हैं, ये हमने अभी जो महान हिमालय पढ़ा है, महान हिमालय और इसके नीचे हम पढ़ेंगे लघु हिमालय। तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच कुछ घाटियां पाई जाती हैं, कुछ घाटियों का निर्माण हुआ है, उन घाटियों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक घाटी है जिसका नाम है कश्मीर घाटी। कौन सी, कश्मीर घाटी। कौन सी, कश्मीर घाटी। ये जो कश्मीर घाटी है ये किस किस के बीच में है, तो नीचे हम, ऊपर हमने महान हिमालय पढ़ा है अभी, तो महान हिमालय और लघु हिमालय की एक श्रेणी है जिसका नाम है पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी और महान हिमालय के बीच में एक घाटी है जिसका नाम है कश्मीर घाटी। नाम से दिख रहा, पता चल रहा है कि ये घाटी कहां पर है, कश्मीर घाटी। यहाँ कश्मीर घाटी के अंदर झेलम नदी के द्वारा क्या किया गया है, जो झेलम नदी है, ये झेलम नदी के द्वारा क्या किया गया है, इस यहाँ एक मैदान का निर्माण किया गया है, नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान का निर्माण किया गया है, नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान का निर्माण किया गया है। और इस मैदान को क्या कहते हैं, इस मैदान को कहते हैं करेवा। तो करेवा का संबंध है वो कश्मीर की घाटी से है। और ये करेवा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये करेवा है केसर उत्पादन के लिए। किसके लिए, केसर उत्पादन के लिए। तो कश्मीर घाटी के अंतर्गत झेलम नदी के द्वारा नवीन जलोढ़ मिट्टी का एक मैदान बनाया गया है, उस मैदान को कहते हैं करेवा। और ये करेवा किसके लिए प्रसिद्ध है, केसर उत्पादन के लिए। इस करेवा का निर्माण अभी हमने चतुर्थक काल में प्लीस्टोसीन जो युग देखा था उसमें हुआ था। तो एक है कश्मीर घाटी जो कि महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली घाटी देखते हैं। नेक्स्ट जो घाटी है, वो है कुल्लू कांगड़ा घाटी। कुल्लू कांगड़ा घाटी, ये नाम से ही पता चल रहा है कुल्लू कांगड़ा घाटी। तो ये कहां है, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहां है ये, हिमाचल प्रदेश में है। ये हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू कांगड़ा घाटी। और ये जो घाटी है ये प्रसिद्ध है किसके लिए, सेब उत्पादन के लिए। किसके लिए, सेब उत्पादन के लिए। इस कांगड़ा घाटी का एक भाग कहलाता है चुंबा घाटी। क्या कहलाता है, चुंबा घाटी। तो चुंबा घाटी है ये हिमाचल प्रदेश में है। हमारा क्वेश्चन है आपसे कि चुंबी घाटी कहां है, ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो कुल्लू कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में जो कि सेब उत्पादन के लिए है, यहाँ एक घाटी है जिसका नाम है चुंबा घाटी, जबकि चुंबी घाटी कहाँ है ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक है कुल्लू कांगड़ा घाटी। एक जो घाटी है उसका नाम है काठमांडू घाटी। कौन सी, काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी, तो ये नाम से दिख रहा है कि ये घाटी कहाँ पे है, ये घाटी है नेपाल के अंदर। ये घाटी कहाँ है, नेपाल के अंदर। तो इस प्रकार महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं। एक हमने कश्मीर घाटी देखी, एक कुल्लू कांगड़ा घाटी और एक काठमांडू घाटी, ये कुछ घाटियां हैं। तो ये महान हिमालय आपका कंप्लीट हुआ। महान हिमालय के अंदर आपको विस्तार ध्यान रखना है, महान हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं, फिर महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करने वाला और
महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने वाली कगार कौन सी है और यहाँ कौन कौन सी घाटियां पाई जाती हैं। बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।